हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फार्मा बाबा। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे अभी जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स आ रहे हैं फार्मासिस्ट के, उसके लिए हम लोगों ने एक फ्री वीडियो लेक्चर्स का सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें अपन रेलवे, डीएसएसबी एंड जो भी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स आ रहे हैं स्टेट के, उनके लिए और जीपैट नाइपर के लिए फ्री में सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल करा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। सारे प्रीमियम कंटेंट आपको फ्री में यहाँ अवेलेबल मिलेंगे, तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। और अभी हमारा टॉपिक चल रहा है एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स में अभी तक हम लोगों ने क्लासिफिकेशन, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, टेट्रासाइक्लिन, अमीनोग्लाइकोसाइड, ये सब कवर कर लिया है। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है फ्लोरोक्विनोलोन्स। इसके अलावा सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं फार्मेसी के और नॉन टेक के, वो सब आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल मिलेंगे। सारे के वीडियो आपको धीरे धीरे यहाँ पे पोस्ट किए जाएंगे, तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। आज चलिए अपन फ्लोरोक्विनोलोन्स पढ़ते हैं। तो जब भी फ्लोरोक्विनोलोन्स की बात आती है, तो सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंट जो एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वो रहेगा क्लासिफिकेशन से, क्योंकि क्लासिफिकेशन से काफ़ी क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं एंड कई बार क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं क्लासिफिकेशन से। तो जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली जनरेशन के बेसिस पे किया जाता है कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। केडी त्रिपाठी में जनरली फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन ही दिया हुआ है, और जो लेटेस्ट थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन की ड्रग्स हैं, जो को आपको अच्छी अदर बुक्स में थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन करके मेंशन किया हुआ, उसको न्यूएस्ट सेकेंड जनरेशन करके केडीटी में मेंशन कर दिया गया है। तो उसको आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन फर्स्ट जनरेशन की बात करें, तो फर्स्ट जनरेशन में आती है नेली डिक्सिक एसिड एंड ऑक्सानिलिक एसिड। तो जो फर्स्ट जनरेशन है ये एक्चुअली फ्लोरोक्विनोलोन्स ना हो के क्विनोलोन्स की क्लास में रखे तो ज़्यादा बेटर है। और जो नेलीडिक्सिक एसिड है, ये एज अ प्रोटोटाइप ड्रग यूज होती है किसकी? क्विनोलोन्स की। क्विनोलोन्स से ये याद रखिएगा कि क्विनोलोन्स जो है, क्विनोलोन्स ये एक रिंग होती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि अपने फ्लोरोक्विनोलोन्स में और क्विनोलोन्स में दोनों में क्विनोलोन रिंग प्रेजेंट रहती है। फ्लोरोक्विनोलोन्स में एक फ्लोरो सब्स्टिट्यूशन लग जाता है, इस वजह से उनको फ्लोरोक्विनोलोन्स कहा जाता है। ये सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह अपन आगे चल के मेडिसिनल केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे और अच्छी तरीके से सार वगैरह सब पढ़ेंगे उसके। फिर आती है सेकंड जनरेशन। देखिए, सेकेंड जनरेशन की जब बात होती है तो इसमें बहुत सारी फेमस फ्लोरोक्विनोलोन्स आती हैं जो कि मार्केट में वाइडली यूज होती हैं। तो सबसे पहले आती है नॉरफ्लॉक्सासिन। नॉरफ्लॉक्सासिन बेसिकली बैक्टीरियल डायरिया और कहा जाए तो यूटीआई के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, और इसका जो ओरल एब्जॉर्प्शन है वो काफ़ी कम होता है। यानी कि ये अगर अपन ओरली इसको ले रहे हैं तो ज़्यादातर चांसेस क्या हैं कि ये हमारे जो जीआईटी है उसमें अवेलेबल रहेगी। एब्जॉर्प्शन है बट कम है। फिर उसके बाद आती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। फिर आती है ओफ्लॉक्सासिन। फिर आती है लोमीफ्लॉक्सासिन। तो यार ये सारी ड्रग्स आती हैं किसमें? सेकेंड जनरेशन में। देन आफ्टर सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड जेन फ्लोरोक्विनोलोन। जब थर्ड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स की बात आती है तो इसमें अपन स्टार्ट करेंगे लिवोफ्लॉक्सासिन, गैटिफ्लॉक्सासिन। मतलब इसकी एक ट्रिक है, आप अगर चाहें तो मैं ट्रिक से बताता हूँ तो उसको याद करने में ज़्यादा बेटर रहेगा आपको, पर उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको स्मश कर देता हूँ। देखिए, इसकी ट्रिक है SGLT-PM, है ना? तो SGLT जैसा कि सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर जो होते हैं अपने, उनसे अपन SGLT को याद कर सकते हैं, है ना?
तो SGLT से आप याद रखिएगा स्पार फ्लॉक्सासिन, फिर आता है गैटिफ्लॉक्सासिन, फिर आता है लीवोफ्लॉक्सासिन, फिर आता है टेमाफ्लॉक्सासिन, फिर आता है पी फ्लॉक्स अपन ने ऐसा लिख दिया है, और फिर आता है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। तो ये सारी हो गई थर्ड जनरेशन की। इसके बाद बचती हैं फोर्थ जनरेशन, है ना। तो पहले अपन कुछ थोड़ा सा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं किसके सेकंड एंड थर्ड जनरेशन के ऊपर। देखिए नॉरफ्लॉक्स की ही बायोअवेलेबिलिटी काफ़ी कम है, तो उसी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए इसका मिथाइल डेरिवेटिव बनाया गया था पीफ्लॉक्सासिन, है ना। तो जो पीफ्लॉक्सासिन है इसकी बायोअवेलेबिलिटी मींस एब्जॉर्प्शन तो काफ़ी अच्छा है, बट इसमें हाईएस्ट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, सो हाईएस्ट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो होता है। हाईएस्ट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म किसमें शो होता है? पीफ्लॉक्सासिन में। तो आप इसको याद रखिएगा। देन बात आती है स्पारफ्लॉक्सासिन। स्पारफ्लॉक्सासिन जो है ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग होती है, और इसकी होती है हाईएस्ट प्रोटीन बाइंडिंग। हाईएस्ट प्रोटीन बाइंडिंग कौन सी प्रोटीन बाइंडिंग? प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो हाईएस्ट प्रोटीन बाइंडिंग किस में होगी? स्पारफ्लॉक्सासिन में होगी, है ना। तो इसको याद रखिएगा आप। फिर आती है गैटिफ्लॉक्सासिन। अब गैटिफ्लॉक्सासिन के बारे में एक कैच है, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ये इसके साथ एक थोड़ी प्रॉब्लम है। गैटिफ्लॉक्सासिन, गैटी से याद रखिएगा जी, और जी से याद रखिएगा ग्लाइसीमिया। और ये कैसी ग्लाइसीमिया कॉज करती है? एक होता है हाइपो, एक होता है हाइपर, बट इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये डिसग्लाइसीमिया कॉज करती है, ना हाइपो ना हाइपर, है ना। तो देखिए अब वो ना हाइपो ना हाइपर, कोई एक फिक्स नहीं है कि कभी वो हाइपो कर दे रही है, किसी पेशेंट में हाइपर कर दे रही है, किसी में कम हो रहा है ब्लड ग्लूकोज लेवल, किसी में बढ़ जा रहा है। तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स जो कि अनप्रिडिक्टेबल है, पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशन, इस वजह से गैटिफ्लॉक्सासिन को क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया, और डिसग्लाइसेमिया कॉज करने की वजह से इसको बैन कर दिया गया एक्चुअली, है ना। तो ये इसके लिए इम्पोर्टेंट हो गई। फिर अपन ये याद रखना पड़ेगा कि जो लीवोफ्लॉक्सासिन होती है, लीवो आइसोमर है किसकी? ओफ्लॉक्सासिन की। और इसमें क्या खासियत है कि इसकी मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी होती है, मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहाँ तक याद रखनी है। फिर देखिए कुछ स्पेशल यूजेस वगैरह भी हैं, वो अपन आगे चल के डिस्कस करेंगे। कुछ स्पेशल साइड इफेक्ट्स हैं, कुछ ऐसी फ्लोरोक्विनोलोन्स है जिनको स्पेशल टाइटल दिया गया है, तो इसको स्मश करते हैं और फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं, है ना। चलिए, अभी एक जनरेशन वैसे भी अपनी फोर्थ बच रही है, बट ये याद रखिएगा कि अगर केडी त्रिपाठी के बेसिस पे बहुत सारे, मतलब इंडिया में ज़्यादातर जो अपने एग्जाम्स होते हैं उनमें जो क्लासिफिकेशन वगैरह होते हैं वो केडी त्रिपाठी के बेसिस पे पूछे जाते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन यही रहेगी। बट जनरेशन जो है वो थर्ड जनरेशन ना बोल के उसको सेकेंड जनरेशन या फिर न्यूएस्ट सेकेंड जनरेशन करके केडी त्रिपाठी में मेंशन कर दिया गया है कई बार। है ना। तो देखिए जब फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं अपन, तो उसके लिए भी हम आपको ऐसा वे में बताएंगे कि आप उसको बोल नहीं सकते चाह के भी। चलिए, अब आती हैं फोर्थ जेन। इसमें आती है प्रोलीफ्लॉक्सासिन, सिटाफ्लॉक्सासिन, जेमीफ्लॉक्सासिन, ट्रेवोफ्लॉक्सासिन, एंड वन मोर,
दैट इज क्लिंडाफाइल, क्लिंडाफ्लॉक्सासिन। तो देखिए प्रोलीफ्लॉक्सासिन, सिटाफ्लॉक्सासिन, जेमीफ्लॉक्सासिन, ट्रेवोफ्लॉक्सासिन एंड क्लिंडाफ्लॉक्सासिन, ये सारी ड्रग्स आती हैं फोर्थ जेन में, जिसमें से ट्राइवोफ्लॉक्सासिन के बारे में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इसका ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम होता है, एंड सेकेंड चीज जो ट्राइवोफ्लॉक्सासिन के इम्पोर्टेंट है वो है ये हाईएस्ट हेपेटोटॉक्सिक होती है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको ये याद रखनी है ट्राइवोफ्लॉक्सासिन के बारे में, है ना, तो इनको आप याद रखिएगा। फिर अपन चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, जैसे कि है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट एंड यूजेस के बारे में, है ना। तो वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा फ्लोरोक्विनोलोन्स का, क्योंकि फ्लोरोक्विनोलोन्स मार्केट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं, वाइडली यूज़ होती हैं, है ना। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो अब आ जाते हैं अपन इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर। देखिए अब देखिए कुछ अच्छी बातें ये हैं, अगर अपन फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन ऐसा करके अगर अपन उसको याद रखेंगे, तो अपन ये चीज को याद रख पाएंगे कि जो फर्स्ट एंड सेकंड जेन है ये ग्राम नेगेटिव के लिए काफी इफेक्टिव रहती हैं, और जो थर्ड एंड फोर्थ जेन है ये ग्राम पॉजिटिव के लिए काफी इफेक्टिव रहती हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन अपन याद रख सकते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में। अगर अपन हमारे वाले क्लासिफिकेशन जैसा कि अपन ने मेंशन किया था, हमारा मीन्स हमने बनाया नहीं है, ऐसा अदर बुक्स में दिया हुआ है, तो अगर आप इस तरीके से याद करेंगे तो आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन काफ़ी सही लगेगी कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव के लिए कौन सी जनरेशन वाली ज़्यादा इफेक्टिव रहती, ठीक है। तो अपन चलते हैं अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए, जैसा कि ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव दो वे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, दोनों पे इफेक्टिव हैं। तो दोनों में ये कहाँ पे इफेक्ट करती है? इफेक्ट ये करती हैं जो इनका पार्ट है डीएनए रेप्लिकेशन एंड उसके कह सकते हैं, होता है ना ट्रांसक्रिप्शन वाला पार्ट हो गया, रेप्लिकेशन वाला पार्ट हो गया, तो उस वाले मतलब उस वाले सीक्वेंस में ये इफेक्ट करती हैं। अब अपन देख लेते हैं कैसे इफेक्ट करती हैं। तो देखिए ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव दोनों में ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे इफेक्ट करती हैं। ग्राम नेगेटिव में डीएनए जाइरेज एंजाइम के ऊपर इफेक्ट करती हैं, और ग्राम पॉजिटिव में टोपो आइसोमरेज 4 के ऊपर इफेक्ट करती, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप, है ना। अब देखिए टोपो ऐसे लिखिएगा जैसे अपन लिख रहे हैं टोपो, पो से पॉजिटिव याद रखिएगा कि पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव के ऊपर टोपो आइसोमरेज 4 पे काम करती। और गायरेज से याद रखिएगा गा और ना से नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव के ऊपर कैसे इफेक्ट करती हैं, तो वो डीएनए जाइरेज के ऊपर इफेक्ट करती हैं, ठीक है। अब देखिए जो डीएनए जाइरेज होता है इसका काम क्या है? जब डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है या फिर जब उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो उस वाले पार्ट में क्या होता है, जो डीएनए की जो सीक्वेंस जो कि अपने कहा जाए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें ऐसे ऐसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, है ना। तो ये चीज को अपने को याद रखना है कि इनका सेपरेशन करेंगे, क्योंकि जो डीएनए होता है वो हाईली नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड रहता है, फिर उसमें मतलब बहुत ही ज्यादा तरीके से जो अपने हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड होता है वो लिपटा हुआ होता है डीएनए। तो जो जब तक वो फ्री नहीं होगा वहां से, और उसके बाद जब दोनों स्ट्रैंड सेपरेट नहीं होंगे, और जो दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं डीएनए के, ये जब सेपरेट होते हैं तो ये एज अ टेम्पलेट एक्ट करते हैं, किसके लिए? रेप्लिकेशन के लिए भी और ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी, है ना। तो ये दोनों स्ट्रैंड्स का सेपरेट होना जरूरी है, बट जब ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं पेरेंट डीएनए के, तो ये क्या करते हैं,
हाई, जब ये सेपरेट होंगे, एक रस्सी को अपन जो आपस में गुथी हुई है, अगर उनको अपन ऐसे खींचेंगे तो एक तरफ पे बहुत सारा इकट्ठा होते जाएगा, जिसको अपन जैसा सेम किसमें होता है, डीएनए में भी होता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। बट जो अपना डीएनए है वो कैसा होना चाहिए, हाईली नेगेटिव सुपर कॉइल्ड होता है। तो उसको उसी मतलब तरीके से मतलब सेम वे में ही एग्जिस्ट करना पड़ेगा, तभी वो मतलब है डीएनए का होने का हमारे बॉडी में, तभी वो जो जीन्स हैं रेगुलेट हो पाएंगे, टाइम टाइम पे अपना एक्सप्रेशन शो कर पाएंगे, फिर उनका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा। तो देखिए इन सारी चीजों को जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हो रही है, यानी कि जो अगर वो रस्सी खींची जाए, यानी डीएनए का जब अपन सेपरेट करेंगे स्ट्रैंड्स, तो वो एक जगह पे ऐसे 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 कॉइल होता चला जाएगा, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। अब ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होनी नहीं चाहिए एक्चुअली, मतलब होती तो है बट इसे डीएनए में ये डिजायर्ड नहीं है। तो इस पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को रिमूव करने का काम कौन करता है, डीएनए जाइरस। ये क्या करेगा, डीएनए जाइरस, देखिए एंजाइम्स भी कई तरीके के होते हैं, वो जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके का होगा। जो सारे एक, जैसे कि डीएनए के दो स्ट्रैंड्स है ना, तो डीएनए के जरूरी नहीं है कि एक स्ट्रैंड ही कटे या दोनों स्ट्रैंड कटे, डीएनए का एक स्ट्रैंड को काट के वो क्या करते हैं, डीएनए जाइरस जो होते हैं वो निगेटिव जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होते हैं उसको हटा के और निगेटिव सुपर कॉइलिंग को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हाँ, डीएनए जाइरस के बारे में ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें दो टाइप की चेन्स होती हैं, ए चेन, बी चेन। जो ए चेन होती है ना, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है निकिंग एंड रीसीलिंग, है ना। तो ये क्या करेगा, डीएनए को निक करेगा, यानी जो इंटैक्ट डीएनए है उसको काटेगा। फिर जो पार्ट बी है, बी चेन जो है, इसका काम क्या रहेगा, इसका काम रहेगा कि ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इंट्रोड्यूस करेगा, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इंट्रोड्यूस करेगा। फिर उसके बाद अब डीएनए की सीक्वेंस जो स्ट्रैंड्स है वो कट चुके हैं, तो उनको वापस जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कटा हुआ डीएनए किसी यूज का नहीं है ना, तो उसको वापस से जोड़ना पड़ेगा। तो उसको रीसीलिंग का काम कौन करेगा, चेन ए करेगी, है ना, जो इसका पार्ट ए है वो करेगा। ठीक है, तो ये चीज अपने को याद रखनी पड़ेगी। तो ये रहा कि कैसे ग्राम नेगेटिव के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब होता है टोपो आइसोमरेस के ऊपर कैसे इफेक्ट कर रहा है। तो देखिए टोपो आइसोमरेस के लिए क्या लॉजिक है, कि जो टोपो आइसोमरेस है, टोपो आइसोमरेस 4, इसका काम क्या है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो रेप्लिकेशन होने के बाद डॉटर डीएनए सेपरेट होना चाहिए, है ना, पेरेंट डीएनए से ना। तो उसको सेपरेशन के लिए टोपो आइसोमरेस का यूज आता है। तो वो क्या करता है, उसके सेपरेशन को ही रोक देता है, डॉटर डीएनए को, है ना। तो ये चीज आप याद रख लिएगा कि डॉटर डीएनए स्ट्रैंड सेपरेशन को ब्लॉक करता है, किसमें, ग्राम पॉजिटिव में। तो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव पे इस तरीके से जो डीएनए का रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन होता है उस वाले पार्ट को इफेक्ट करता है। और जो चेन ए होती है किसमें, ग्राम नेगेटिव में, इसके लिए एफिनिटी ज़्यादा होती है, मतलब जो फ्लोरोक्विनोलोन्स होते हैं उनकी चेन ए के लिए मोर एफिनिटी होती है, मोर एफिनिटी। तो इसको एक बार मैं क्या करता हूँ, सारे चीज़ों को समराइज कर देता हूँ। तो देखिए फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरियाज होते हैं दोनों में डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन वाले पार्ट को इफेक्ट करते हैं। दोनों में अलग अलग एंजाइम्स को टारगेट करते हैं। नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव में गाना गाना गायरेज एंजाइम को, गाना से याद रखिएगा, गायरेज एंजाइम टारगेट होता है किसमें, ग्राम नेगेटिव में, है ना। तो डीएनए जाइरेज एंजाइम को टारगेट करता है। डीएनए जाइरेज में दो चेन होती है, चेन ए चेन बी होती है। चेन ए के लिए ज्यादा एफिनिटी होती है फ्लोरोक्विनोलोन्स की। जो चेन ए होती है वो निकिंग, यानी कि जो डीएनए होता है उसको निक करता है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इंट्रोड्यूस करने का काम चेन बी करती है, और रीसीलिंग का काम वापस कौन करता है, चेन ए करती है। फिर उसके बाद आता है ग्राम पॉजिटिव के ऊपर। ग्राम पॉजिटिव में पी पॉजिटिव से पीओ टोपो आइसोमरेस को याद रखिएगा, है ना। फिर
जो डीएनए डॉटर डीएनए स्ट्रैंड्स बनते हैं आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन में डॉटर डीएनए स्ट्रैंड्स बनते हैं, उनके सेपरेशन को प्रिवेंट करता है ना। तो ये याद रखिएगा, ये हो गया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब इसके बाद अपन देख लेते हैं कुछ इनके यूजेस की, कहाँ पे फ्लोरोक्विनोलोन्स वाइडली यूज होते हैं, फिर अपन इसके इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स को देखते हैं। चलिए अब देखते हैं अपन क्या इम्पोर्टेंट अगला चीज जो है रहेगा, वो रहेगा यूजेस, है ना। व्हेन इट कम्स टू द यूजेस, तो फ्लोरोक्विनोलोन्स कैन बी यूज इन टाइफॉइड फीवर, देन यूटीआई में नॉर्फ्लॉक्स स्पेशली काफी ज्यादा यूज होती है ना। फिर इसके अलावा अगर अपन देखें तो कहाँ और यूज किया जा सकता है, न्यूमोनियाज में यूज होते हैं, न्यूमोनिया, आई इन्फेक्शन में यूज होते हैं, एआरटी एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होते हैं उनमें यूज होते हैं ये, है ना। तो ये कुछ कंडीशन है। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स, सिप्रोफ्लॉक्सासिन को ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए रखा गया है, एंथ्रैक्स के लिए। और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एंड लिवोफ्लॉक्सासिन, ये क्या होती हैं, सेकेंड लाइन ड्रग फॉर टीबी होते हैं, है ना। तो ये कुछ स्पेशल यूजेस हैं जहाँ पे फ्लोरोक्विनोलोन्स काफ़ी वाइडली यूज हो रहे हैं आजकल ना, तो इनको आपको याद रखना है। ये याद रखना है कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज ड्रग ऑफ चॉइस इन एंथ्रैक्स, तो इसको भी याद रखिएगा आप, है ना। फिर कहाँ टाइफाइड फीवर, यूटीआई, निमोनिया, आई इन्फेक्शन, एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये सब कंडीशन में ये सब जगह पे ये यूज होती हैं, है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन फ्लोरोक्विनोलोन्स के साइड इफ़ेक्ट एंड फिर कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखेंगे इसके, है ना। साइड इफेक्ट्स ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स। अब देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट और मेजर साइड इफ़ेक्ट होता है जो सारी की सारी फ्लोरोक्विनोलोन्स कॉज करती हैं, वो होता है टेंडोन डैमेज। इसको बोला जाता है, मतलब टेंडोनाइटिस भी कई जगह पे लिखा जाता है, कई जगह पे अर्थराल्जिया भी लिखा जाता है। तो देखिए टेंडोन डैमेज या फिर टेंडोन्स का इन्फ्लेमेशन कॉज करती है किसमें, ये चिल्ड्रंस में, स्पेशली इसलिए चिल्ड्रंस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, खासकर किस टाइप के, प्री प्यूबर्टल चाइल्ड्स जो होते हैं उनमें, क्योंकि जो वेट बियरिंग जॉइंट्स होते हैं या फिर जैसे कि लेग के जॉइंट हो गए, पैर के अपने, है ना, तो लोअर लिम्स में काफ़ी वेट बियर करना पड़ता है, और ख़ासकर बच्चे काफ़ी उछल कूद करते हैं, और जो काफ़ी एजड पर्सन होते हैं ऐसे लोग, उनमें टेंडोन के डैमेज होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इसलिए चिल्ड्रंस में और हायर एज पर्सनस जो होते हैं उनमें फ्लोरोक्विनोलोन्स जो होती हैं कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी
प्रेगनेंसी में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती क्योंकि इनका टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है, टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है ना। तो इसको याद करने के लिए आप ये याद रखिएगा, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको अपन क्वींस का दर्जा देते हैं, और क्वींस जो होती हैं, क्वींस डोंट टेक फ्लोरोक्विनोलोन्स, ये चीज़ याद रखिएगा आप, ठीक है। अब इसके बाद कौन सी अदर कंडीशंस हैं जो जहाँ पे जो अपनी स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट कॉज करती हैं, कुछ स्पेसिफिक फ्लोरोक्विनोलोन्स, है ना। तो स्पा गई थी कौन? लोमी। लोमी एक लड़की थी, वो कहाँ गई थी? स्पा गई थी। इस चीज़ को याद रखिएगा, इस ट्रिक से। स्पा कौन गई थी? स्पा गई लोमी। तो स्पा से याद रखिएगा स्पार फ्लॉक्सासिन, और लोमी से याद रखिएगा लोमी फ्लॉक्सासिन, लोमी फ्लॉक्सासिन। तो स्पा क्यों गई थी लोमी? लोमी इसलिए गई थी क्योंकि उससे फ़ोटो खिंचानी थी, मतलब स्पा से तैयार होके आएगी तो फिर फ़ोटो क्लिक कराने जाएगी वो। तो ये जो ड्रग्स होती हैं दोनों, ये क्या कॉज करती हैं? फोटो टॉक्सिसिटी कॉज करती हैं। इसके अलावा देखिएगा, कुछ स्पेशल पर्सन होते हैं आप सबकी लाइफ में, जिनका अगर सडनली आपको क्या आ जाए, मैसेज आ जाए, तो आपकी क्या हो जाएगी? हार्ट बीट बढ़ जाएगी, अरिथमिया हो जाएगा, है ना। तो ऐसे लोगों का अगर सडनली मैसेज आता है तो क्या होता है? अरिथमिया हो जाता है आपको, ऐसा। तो मैसेज से आप याद रखिएगा क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कॉज करती हैं, प्रोलॉन्गेशन, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, या फिर इनको बोला जाता है टॉर्साडे डिस पॉइंटेस, टॉर्साडे डे पॉइंटेस। तो इसमें कौन सी ड्रग होती हैं? MSG, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, फ्लॉक्सासिन, स्पारफ्लॉक्सासिन एंड गेटिफ्लॉक्सासिन। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्लासिफिकेशन के टाइम पे, गेटिफ्लॉक्सासिन के जी से याद रखिएगा कि ये कॉज करती है ग्लाइसीमिया। और किस तरीके का ग्लाइसीमिया कॉज करती है ये? डिसग्लाइसीमिया। मतलब पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, किसी में हाइपरग्लाइसीमिया होगा, किसी में हाइपोग्लाइसीमिया होगा। इस अनप्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स की वजह से गेटिफ्लॉक्सासिन को बैन कर दिया गया। फिर आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ट्रेवोफ्लॉक्सासिन। ट्रेवोफ्लॉक्सासिन के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम होता है, बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये हाईली हेपेटोटॉक्सिक होती है। तो ये हो गया सारे साइड इफ़ेक्ट्स, एक ही जगह पे कवर हो गए। सारी की सारी जो फ्लोरोक्विनोलोन्स है वो टेंडोन डैमेज कॉज करती हैं, टेंडोनाइटिस, इसलिए वो चिल्ड्रंस में, खासकर प्री प्रिवर्टल चिल्ड्रंस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड या फिर रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, उनमें नहीं यूज़ करना चाहिए जब तक कि बहुत ज़्यादा कंपलसरी ना हो। तो उसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेंस जो होती हैं उनमें भी जो फ्लोरोक्विनोलोन्स है उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनका टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है। उसको आप याद रख सकते हैं, क्यून्स जो होती हैं, क्वींस डोंट टेक फ्लोरोक्विनोलोन्स, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। फिर स्पा गई लोमी। लोमी एक लड़की थी, वो स्पा गई थी क्योंकि उसे फ़ोटो क्लिक करानी थी, मतलब वो रेडी होके आएगी तभी तो वो फ़ोटो क्लिक कराने के लिए, ऐसा उसका मन था कि वो रेडी होके आए तब फिर वो फ़ोटो क्लिक कराने के लिए जाए। तो उससे आप याद रखिए कि स्पा गई कौन? लोमी। लोमी गई थी स्पा, तो स्पा से स्पारफ्लॉक्सासिन और लोमी से लोमीफ्लॉक्सासिन, ये फोटोटॉक्सिसिटी इफेक्ट कॉज करते हैं। फिर कुछ स्पेशल लोगों के मैसेज आते हैं अगर आपको, तो आपका अरिथमिया जैसे होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, आप काफ़ी खुश हो जाते हैं, जॉय महसूस करते हैं आप। तो ऐसा मैसेज से आप याद रखिएगा MSG, मैसेज से M से मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, S से स्पारफ्लॉक्सासिन और G से गेटिफ्लॉक्सासिन। अब G से ही एक चीज़ और याद आप रख सकते हैं कि ये जो गेटिफ्लॉक्सासिन है ये ग्लाइसेमिया कॉज करती है। कैसे? डिसग्लाइसेमिया कॉज करती है, मतलब पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा, किसी में हाइपर किसी में हाइपो कॉज करेगी। इसी अनप्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स की वजह से गेटिफ्लॉक्सासिन को मार्केट में बैन कर दिया गया। फिर नेक्स्ट है ट्रेवोफ्लॉक्सासिन।
ट्रेवोफ्लॉक्सासिन के बारे में क्या है कि इसके ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम होता है और ये हाईली हेपेटोटॉक्सिक इफेक्ट शो करती है, तो इसलिए ट्रेवोफ्लॉक्सासिन इंपॉर्टेंट है। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं कि जो इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस कुछ हैं, कहाँ पे नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो चलिए अब अपन देखते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस। कॉन्ट्राइंडिकेशंस तो सबसे पहले यही है कि प्रेगनेंसी, चिल्ड्रंस, अदर फोटोटॉक्सिसिटी कॉज करने वाली ड्रग, लाइक डॉक्सीसाइक्लिन, डेमिक्लोसाइक्लिन, उनके साथ नहीं यूज़ करना है इनको, है ना। तो ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। अपार्ट फ्रॉम दिस, थियोफाइलिन, वारफरिन एंड साइक्लोस्पोरिन, ये क्या होती हैं, CYP450 से इनका मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबोलाइट्स, है ना। तो इस CYP450 को इनहिबिट कर देती है कौन, सिप्रोफ्लॉक्स एंड ओफ्लॉक्स। ये ब्रांड नेम नहीं बोल रहा हूँ मैं, शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड ओफ्लॉक्सासिन। वो क्या करती हैं, CYP450 को इनहिबिट करके थियोफाइलिन, वारफरिन और साइक्लोस्पोरिन की डोज को रेगुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी फिर ये कॉज कराएगी टॉक्सिसिटी। तो ये कुछ स्पेशल कंडीशंस हो गई जहाँ पे इनको आपको याद रखना है कि कहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेंगी फ्लोरोक्विनोलोन्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्लोरोक्विनोलोन्स फ्रॉम आवर साइड। और कुछ अदर इन्फॉर्मेशन अगर अपने को इम्पॉर्टेंट लगती है तो नेक्स्ट अपन बताते जाएंगे। हाँ, अगर यहाँ प्रेगनेंसी की बात आ रही है तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि फ्लोरोक्विनोलोन्स नहीं यूज़ हो रहे हैं, तो मैक्सिमम ऑल टाइप ऑफ ड्रग्स और एनी मेडिकेशन शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, एंड जब तक कि बहुत ज़्यादा ऐसा नेसेसरी ना हो। एंड विच काइंड ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स या फिर एंटीबायोटिक्स वी कैन यूज़, सो उसको याद रखने की एक ट्रिक है PCM से याद रखेंगे आपकी पेनिसिलिन्स, C से याद रखेंगे सेफेलोस्पोरिन एंड M से याद रखेंगे आप मैक्रोलाइड्स। तो दिस PCM ड्रग्स, PCM मीन्स पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन एंड मैक्रोलाइड्स, दे कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, बट कोशिश यही होनी चाहिए कि इनको अवॉइड ही करना है। सारी ड्रग्स एंड कितनी भी मेडिकेशंस हैं, दे शुड बी अवॉइडेड एज पॉसिबल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो इनको आप याद रखिएगा। और फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट में एक नए टॉपिक के साथ आते हैं, एंटीबायोटिक्स को कवर करते हुए, और फिर इनको ख़त्म करके अपन एंटी टीबी ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर एंटीवायरल्स पढ़ेंगे, एंटी हेलमिंथिक्स पढ़ेंगे। तो ये सब सारे टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियोस में अपन कवर करने की कोशिश करेंगे और कवर करेंगे भी। तो आप अपने स्टूडेंट्स, जो भी आपके दोस्त हैं, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि फार्मा बाबा करके एक चैनल है जहाँ पे आपको सारे क्वालिटी कंटेंट्स फ्री में मिल रहे हैं। अभी अपन एक आगे चल के सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं, जितने भी हमारे टीम में और कुछ और भी जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं और अदर रेलवे फार्मासिस्ट हो गए, एम्स फार्मासिस्ट हो गए, स्टेट फार्मेसी के एग्ज़ाम्स क्लियर करके काफ़ी लोगों ने जो जॉब ज्वाइन की है, तो उनके अपन इंटरव्यूज़ अपने चैनल पे पोस्ट करेंगे, जिससे आपको सही गाइडेंस मिल सके उन्हीं लोगों से जिन लोगों ने आपके ड्रीम एग्ज़ाम्स को क्रैक किया है। तो जो भी सबसे बेस्ट एडवाइस आप उन्हीं से ले सकते हैं जो कि उस प्लेस पे हैं जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। तो आप इस फार्मा बाबा के साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू।